अब के ज़माने में पति पत्नी दोनों मिलकर के आर्थिक व्यवस्था को चलाते हैं। पहले पति कमाता था तो घर की व्यवस्था स्त्री देखती है, लेकिन अब पति पत्नी दोनों बाहर जाकर काम करते हैं। क्या आपके यहाँ भी कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है? क्या आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी किसी को सीखने और समझने में दिक्कत होती है? क्या ये बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे? क्या ये हम पर बोझ हैं? क्या ये समस्या किसी को भी हो सकती है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस प्रयास एक आउटरीच में। नमस्कार, पायसम के कार्यक्रम प्रयास एक आउटरीच में आपका स्वागत है। मैं पायसम से प्रीति वर्मा। आज हम चर्चा करेंगे परिवार और उसके प्रकार। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। मनुष्यों के सभी समूहों में से परिवार प्राथमिक समूह है। जहाँ तक समूह की बात है, समूह कितने प्रकार के हो सकते हैं? क्या हम उसको परिवार कहेंगे जहाँ बच्चे हॉस्टल में जाते हैं, फ्लैट लेते हैं, उसमें 3-4 बच्चे एक साथ रहते हैं, तो क्या उस समूह को हम परिवार कहेंगे? जैसा कि हम पहले ज़माने में इतिहास में जाएं, आदि मानव समूह में घूमते थे, शिकार करते थे और एक ग्रुप बनाकर रहते थे। क्या हम उसे परिवार कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको जहाँ तक हम परिवार नहीं कहेंगे। परिवार सामाजिक मान्यता के बाद एक स्त्री पुरुष साथ साथ पति पत्नी के रूप में रहते हैं। उनके साथ उनके बच्चे होते हैं और सदस्य हो सकते हैं, तो हम उनको परिवार कहेंगे। परिवार में एक दूसरे के प्रति अपेक्षाएं, आशाएं होती हैं और उन अपेक्षाएं, आशाएं उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुसार बनती है। सबके जिम्मेवारियों, कर्तव्य का निर्धारण होता है। इस तरह से आपस में सभी उन जिम्मेवारियों का निर्वाह करते हैं, आपस में प्रेम पूर्वक रहते हैं। उनमें एक मजबूत संबंध बन जाता है और ये संबंध जीवन पर्यंत बना रहता है, जिसमें हर सदस्य का अपना अपना उत्तरदायित्व, भूमिका निर्धारित होता है। सब जो अपनी भूमिका जिनकी जो होती है वो निर्धारित होती है। इस तरह से परिवार का निर्माण होता है और हम उसे परिवार कहते हैं। कई परिवारों को मिलाकर के एक समाज बनता है। इन सदस्यों के आपस में रहने से जो एक आपसी संबंध का निर्माण होता है, वह सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पे आधारित होता है। आपस में इस तरह से साथ रहते रहते आपस में सामाजिक भावनात्मक संबंधों का निर्माण होता है और ये संबंध जैसा कि मैंने बताया, जीवन पर्यंत चलता रहता है। मैकाइवर के अनुसार परिवार एक समूह है जिसमें निश्चित यौन संबंधित स्थापित करते हुए बच्चे पैदा करना और उनका लालन पालन करना शामिल होता है। परिवार की कुछ विशेषताएं होती हैं। परिवार वैवाहिक संस्था के माध्यम से दंपति में यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति प्रदान करता है। प्रत्येक परिवार का अपना गोत्र होता है, इसे वंशनाम भी कहते हैं, जैसे कश्यप, भारद्वाज, गौतम इत्यादि। सभी परिवारों को भरण पोषण, जीवन यापन, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आर्थिक व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, जिसे ज्यादातर परिवार का मुखिया उन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब के ज़माने में पति पत्नी दोनों मिलकर के आर्थिक व्यवस्था को चलाते हैं। पहले पति कमाता था तो घर की व्यवस्था स्त्री देखती है, लेकिन अब पति पत्नी दोनों बाहर जाकर काम करते हैं। परिवार को रहने के लिए एक निवास स्थान की जरूरत होती है, जहाँ सभी एक साथ रहते हैं। उनका निवास स्थान के बिना बच्चे का पैदा करना, लालन पालन करना कठिन होता है।
परिवार समाज की एक मूलभूत इकाई है जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक भावनात्मक सामाजिक संरक्षण देता है। परिवार समाज की एक शक्तिशाली इकाई है जो व्यक्तियों को सामाजिक रूप से मान्य व्यवहार सीखने में सहायता करता है, या हम कह सकते हैं कि परिवार ही व्यक्ति की जीवन की प्रथम पाठशाला है। परिवार के रीति रिवाजों तथा नियम सुनिश्चित होते हैं जिसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। हम कह सकते हैं कि परिवार वही है जिसमें व्यक्ति खून के रिश्ते के कारण एक छत के नीचे साथ साथ स्वाभाविक तौर पे रहते हैं और जीवन पर्यंत रहते हैं। अब हम देखेंगे कि परिवार कितने प्रकार का हो सकता है। जैसा कि आज की तारीख में देखते हैं, परिवार 3 तरह का होता है। केंद्रीय परिवार, जिसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। दूसरा होता है जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार कहते हैं। और होता है विस्तृत परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली। आज की तारीख में जब कामकाज के सिलसिले में लोग बाहर जाते हैं, ज़्यादातर आजकल न्यूक्लियर फैमिली होती है जिसमें विवाहोपरांत पति पत्नी और उसके बच्चे साथ रहते हैं। केंद्रीय परिवार, न्यूक्लियर परिवार आकार में छोटा होता है। इसमें महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है। धार्मिक नियम कम होता है। कम लोगों के होने की वजह से नियम कानून परिवार के अंतर्गत बनाए जाते हैं जो आसानी से निभाए जाते हैं। परिवार के अन्य सदस्य जैसे पति के भाई, अन्य रिश्तेदारों का उत्तरदायित्व नहीं उठाना पड़ता है। बच्चों की परवरिश का निर्णय सिर्फ माता पिता का होता है। बच्चों के परवरिश का निर्णय माता पिता आसानी से कर पाते हैं। एक दूसरे की देखभाल अच्छी तरह से होती है। यहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता भी होती है। जो भी आर्थिक इनकम होता है वो आज़ादी होती है कि वो पैसा कैसे खर्च होगा, कहाँ खर्च होगा, वो खुद से तय कर लेते हैं। परिवार में पति पत्नी और बच्चे होते हैं तो खर्च भी कम होता है जिससे कि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। लेकिन पेरेंट्स के अत्यधिक व्यस्त रहने की वजह से तथा व्यक्तिगत व्यावसायिक भावनात्मक दबाव की वजह से वो अपने बच्चे को नजरअंदाज कर देते हैं। घर के कामों का बोझ कम लोगों के बीच होने की वजह से सभी लोग दबाव में रहते हैं। परिवार का सहारा न मिलने से अभिभावकों को मानसिक, भौतिक, भावनात्मक और सामाजिक आधार पर धक्का लगता है और वो बिखर जाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि परिवार में कोई विवाद होता है जिसको सुलझाने वाला, उनको मार्गदर्शन करने वाला, उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता है। उसमें उन्हें कोई सही रूप से कोई मार्गदर्शन नहीं कर पाता जिससे पारिवारिक संघर्ष कभी कभी गलत रूप ले लेता है। अब हम देखते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में माता पिता के अलावा उनके भाई बहन, चाचा चाची, बड़े बुजुर्ग तथा अगर अविवाहित भाई बहन हैं तो इस तरह से बहुत से लोग मिलकर एक जगह रहते हैं। और जो घर का सबसे बड़ा होता है वो घर का मुखिया होता है। एक छत के नीचे रहते हैं और इनका वित्तीय स्रोत जो होता है वो सबके द्वारा आता है और जो भी वित्तीय निर्णय लेना होता है वो घर के बड़े बुजुर्ग करते हैं। इतने लोगों की रसोई भी एक होती है, एक ही धर्म और संस्कृति का पालन करते हैं। यहाँ सबसे अच्छा होता है काम का विभाजन होता है। सभी लोगों में कार्य विभाजित हो जाता है और आपस में एक जगह से जो मिलकर रहते हैं और जिम्मेदारी होती है वो आपस में बढ़ जाती है। अपने संसाधनों का उपयोग मिलजुल कर करते हैं। संपत्ति संयुक्त एवं अविभाज्य होती है। काम के बढ़ जाने से परिवार के सदस्यों पर बोझ कम पड़ता है। बड़ों के द्वारा मार्गदर्शन मिलने पर आपसी विवाद कम होता है। परिवार में वृद्ध असहाय की देखभाल अच्छी तरह हो जाती है। कभी कभी युवा सदस्यों के प्रगतिशील विचारों में बुजुर्गों का रूढ़िवादक विचार बाधक बन जाता है
और परिवार में विद्रोह क्लेश की संभावना बन जाती है। गलत धारणाएं, धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास, रीति रिवाज के आगे प्रगति वैज्ञानिक प्रशिक्षण बाधित हो जाता है। कुछ सदस्यों की लापरवाही, आलस्य की वजह से असंतोष का वातावरण बन जाता है। अब हम देखते हैं विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार एक्सटेंडेड फैमिली है। ये एक केंद्रीय परिवार का ही विस्तृत रूप होता है। विस्तृत परिवार अकेले या घरों के समूह में रहते हैं। परिवार की सीमा में या घर के समूह एक ही जगह विस्तृत होते रहते हैं। विस्तृत परिवार में माता पिता तथा उनके बच्चे और माता पिता के ही करीबी रिश्तेदार जो कि निरंतर परिवार के साथ रहते हैं। विस्तृत परिवार में धन और श्रम की बचत होती है। श्रम विभाजन का लाभ होता है। वंश परंपरा के आधार पर परिवार भी दो तरह का होता है, जिसमें मातृसत्ता प्रधान होता है। माता की ही फैमिली होती है। माँ का निर्णय सर्वमान्य होता है। उनको निर्णय लेने का अधिकार होता है। उनको संपत्ति में अधिकार मिलता है और इस तरह ये परिवार मातृसत्ता परिवार कहलाता है। दूसरा होता है पितृसत्ता परिवार, जिसमें पिता होता है, वो परिवार का मुखिया होता है और पिता की तरफ से सारा वंश और उसका सारा जो भी निर्णय होता है वह निर्णय पिता के द्वारा लिया जाता है। और हम आपको बता दें कि भारत देश में पितृ प्रधान सत्ता है और कुछ जनजातियों को छोड़कर पितृसत्ता प्रधान ही चलती है हमारे यहाँ। इस तरह हमने देखा परिवार क्या है, मातृसत्ता, पितृसत्ता, केंद्रीय परिवार, संयुक्त परिवार, सब तरह के इस बारे में हम लोगों ने जाना। अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि अगर परिवार में कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित बच्चा या कोई दिव्यांग बच्चा परिवार में आ जाता है तो परिवार की क्या स्थिति होती है। अपने सुझाव या जानकारी स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडीज या फ़ोन नंबर्स पर आप साझा कर सकते हैं।